अशरफ ने काम छोड़ दिया और कमीज के दामन से हाथ पूंछता हुआ दुकान से बाहर आ गया। सड़क पार करके कार के करीब पहुंचा तो कार की पिछली सीट पर दो आदमी को देखकर उसके चेहरे पर खौफ के साए कुछ और गहरे हो गए। जी उस्ताद जी, उसने माजे गुजर की तरफ देखते हुए कहा। मौलवी कहाँ है? माजे गुजर ने पूछा। वो तो घर चला गया है जी, आधा घंटा पहले, अशरफ ने जवाब दिया। शारिक आया था यहाँ? माजे गुजर ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। जी नहीं, शारिक बहू तो कराची गया हुआ है, अशरफ ने कहा। 9 लाख आया था? माजे गुजर ने पूछा। मुझे नहीं पता जी, मैंने उसे भी नहीं देखा, अशरफ ने नजरें चुराते हुए कहा। इधर देखो, ये मेरी तरफ है। माजे गुजर ने उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर एक झटके से चेहरा अपनी तरफ घुमाया। तू मुझे अच्छी तरह जानता है, अगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो एक ही झटके में गर्दन का मनका तोड़ दूंगा तेरा। मैं तो नौकर आदमी उस्ताद जी, आप बड़ों के झगड़ों से मेरा क्या वास्ता? मैं आप लोगों के झगड़ों के बारे में कुछ नहीं जानता, अशरफ ने कहा। मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। मौलक का यहाँ किस वक्त आया था और उसके साथ और कौन था, और वो लोग कहाँ गए? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ये भी मालूम है कि वो यहाँ से मेरे एक बंदे को उठा कर ले गए हैं। सच सच बता दो कि वो लोग कहाँ है, वरना मैं कुछ नहीं जानता उस्ताद जी। अशरफ बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था। फीके? माजे गुजर ने फीके की तरफ देखा। माजे गुजर को मजीद कुछ कहने की जरूरत पेश नहीं आई। फीका 2 कदम उठाकर अशरफ के करीब आ गया और फिर दूसरे इला में उसने अशरफ पर घूंसों की बारिश कर दी। अशरफ के पेट पहले और पसीने पर घूंसे पड़ रहे थे। वो बुरी तरह चीख रहा था। लोग उसकी तरफ देखने लगे मगर किसी ने आगे बढ़कर उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। अशरफ चीखता हुआ नीचे गिर गया। फीका उस पर ठोकरें बरसाता रहा। मरवी अमीन का दूसरा मुलाजम लड़का यह देखकर चीखता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। अशरफ सड़क पर लूट रहा था और फीका उस पर ठोकरें बरसा रहा था। अशरफ के होंठों, नाक और कानों से खून बह रहा था। उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी गहरी चोटें लगी थी और वो बुरी तरह चीख रहा था। और फिर तड़पते हुए वो बेहिस्सो हरकत हो गया और बेहोश हो गया। चलो छोड़ो इसे, गाड़ी में बैठो। माजे गुजर फीके को कहता हुआ ड्राइविंग सीट पर आ गया और भी फीके के बैठते ही माजे गुजर ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। गाड़ी जैसी वहां से दूर गई, आसपास खड़े लोग सड़क पर पड़े हुए अशरफ की तरफ दौड़े। माजे गुजर अपने आदमियों के साथ सुबह 4 बजे तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शारिक के आदमियों के अड्डों पर घूमता रहा। उसे ना तो कोई आदमी मिला था और ना ही ये पता चल सका कि नौनखा शोके को कहां लेकर गया था। माजे गुजर ने अपने आदमियों को गोगा पहलवान के अखाड़े के सामने उतार दिया और खुद अपने आदमियों की तरफ रवाना हो गया। वो कई दिन से नहर वाली कोठी नहीं गया था। पिछले चंद रोज से मुस्तकिल तौर पर गोगे पहलवान के अखाड़े पर रह रहा था। आज कल उसने गांव जाने का प्रोग्राम बना रखा था, लेकिन सारी रात जाया हो गई। वो दोपहर 4 बजे तक गांव में रहा। दिन का बिस्तर हिस्सा सोते हुए गुजरा। शहर वापस जाने से पहले उसने नोटों से भरा हुआ थैला अपनी बीवी के हवाले कर दिया। इस रकम को संभाल कर रखना, मुझे कल परसों इसकी जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा तुमसे। वो तकरीबन 6 बजे के लगभग कला गोजर सिंह पहुंचा तो एक और खबर उसकी मुंतजिर थी। फीके को ग्वाल मंडी थाने की पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है उस्ताद, कोडू ने बताया। पुलिस ने किसी न किसी को तो पकड़ना ही था, माजे गुजर ने कहा। उस लड़के का क्या हुआ, मर गया या बच गया? बच गया उस्ताद, इस मर्तबा फज्जे ने जवाब दिया। हमारे वहां से निकलने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला दे दी थी। अशरफ को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया। मौलवी अमीन भी पहुंच गया था। उसने तुम्हारे और फीके के खिलाफ पुलिस में बाकायदा रिपोर्ट लिखवा दी है। 3 और आदमियों ने भी बयान लिखवाए हैं। उन तीनों आदमियों ने पुलिस को बयान दिया है कि पहले तुमने अशरफ को गले से पकड़ा था, फिर फीके ने उसे मारा पीटा। अशरफ हॉस्पिटल में है, उसकी हालत तशवीशनाक है। अगर वो मर गया तो सीधा सीधा कत्ल का केस बन जाएगा। ग्वाल मंडी थाने का एक ASI दोपहर को भी यहाँ आया था। उसने तुम्हें थाने आने के लिए कहा था। शारिक के किसी आदमी को तो आसपास नहीं देखा? माजे गुजर ने पूछा। नहीं, कोई मशकूक आदमी नजर तो नहीं आया, वज्जे ने जवाब दिया। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं काम से जा रहा हूँ, वॉक्सी में देर हो जाएगी, जरा होशियार होकर रहना, माजे गुजर ने कहा। थोड़ा सा माल दे जाओ उस्ताद, फज्जे ने कहा। नहीं, माजे गुजर ने नफी में सर हिला दिया। आज जरा एहतियात करो। कोडू, तुम मेरे साथ आओ। माजे गुजर कोडू को लेकर दोबारा कार में बैठ गया। वो गोबे पहलवान के खाड़े से निकलकर सीधा सुल्तान सराय पहुंचा था, जहाँ गुल्लू का अड्डा था। मदन वाले हवालदार से मिले थे, राजू के बारे में उसने कुछ बताया या नहीं? सुना है शारिक वापस आ गया है, माजे ने गुल्लू से पूछा। इश्क की तरह तो मुझे आज ही मिल गई थी उस्ताद, गुल्लू ने जवाब दिया। 2 दिन से जो कुछ हो रहा है मुझे उसका इल्म है। 9 लखा शोके को उठाकर ले गया था, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल सका। फिर बात ही को तुमने मौलवी अमीद के नौकर की पिटाई करवा दी, जिसके नतीजे में पुलिस ने आल फीके को गिरफ्तार कर लिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आई उस्ताद, बाज़ औक़ात तो तुम बिल्कुल ही बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हो। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? माजे गुजर ने उसे घूरा। मौलवी अमीद के नौकर की पिटाई करने की क्या जरूरत थी? गुल्लू ने कहा। वो उसकी चाय की दुकान का मामूली सा नौकर है।
वही अपनी माँ और 3 बहनों का कफील है। तुमने उसे भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तुम उस लड़के को नहीं जानते, वो भी उस गैंग का मेंबर है। माजिद गुज्जर ने कहा। उसका मौलवी हमीद के दूसरे किसी कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ चाय की दुकान का मुलाजिम है। वैसे तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मगर तुम तो जोश इंतकाम में अंधे हो रहे हो। शारिक तुम्हारे हाथ नहीं आ रहा और तुम उसके चक्कर में कई आदमियों को मौत के घाट उतार चुके हो, जिनमें नासर अली जैसे बेगुनाह भी शामिल हैं। शहर के तमाम अड्डों पर आई 9 लाख का ये पैगाम पहुंच चुका है कि वो अपने बहनोई नासर के कातलों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेगा। और मैं 9 लाख को भी जानता हूँ, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर तुम हो के गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हो। तुम शारिक से खौफजदा हो और उसी ने तुम्हें बदहवास कर रखा है। तुम होश से नहीं, जोश से काम ले रहे हो। गुल्लू, माजे गुज्जर ने उसे घूरा। ये आज तुम्हारी जबान से कौन बोल रहा है? गुल्लू ही बोल रहा है माजे उस्ताद। गुल्लू ने पुरसकून लहजे में कहा। अपनी फत्या, अक्लमंदी से काम लो। शारिक जैसे दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जोश की नहीं, होश की जरूरत है। राजू के बारे में तुम जानते हो? वो ही पूछने आया हूँ, माजे ने कहा। पुलिस उससे शारिक के बारे में कुछ पूछने में कामयाब हुई या नहीं? उसे इसलिए पुलिस के हवाले किया गया था कि पुलिस अपने हथकंडे सवाल करके उससे शारिक का पता मालूम करे। तुम्हारी तरह आखिरी अर्ज है कि शारिक कल ही राजू को पुलिस से छुड़ा कर ले गया था। गुल्लू ने कहा। क्या बकते हो? मादा गुज्जर चीखा। इसलिए तो कहता हूँ, शारिक जैसे दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जोश की नहीं, होश की जरूरत है। गुल्लू ने कहा। शारिक कल मदन थाने पहुंच गया था। पता नहीं कि उसने थानेदार पर क्या जादू किया था कि जब वो थाने से बाहर निकला तो राजू भी उसके साथ था, और ये भी सुन दो कि गामा भी उसके साथ था। अब ये बात ज़हन से निकाल दो कि मदन का थानेदार गामे के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। माजा गुजर दोनों हाथ मलने लगा। हर काम ही उल्टा हो रहा है। इस शायर ने तो मेरा जीना ही आराम कर रखा है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिन वही जोश, बुल्लू ने कहा। वैसे मेरी बात मानो तो शारिक से इंतकाम का ख्याल दिन से निकाल दो और खामोशी से अपना धंधा करते रहो। क्या आप बकवास कर रहे हो? माजे गुज्जर ने उसे घूरा। आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शारिक में तुमसे ऐसी कोई बात नहीं? गुल्लू ने उसकी बात काट दी। अरसा से मैंने शारिक को नहीं देखा। ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम शारिक का तभी कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। पहली बात यह है कि शारिक तुमसे ज्यादा दहीन है। वो दिमाग से काम लेता है, तुम्हारी तरह जोश में आकर अपने होश नहीं खो बैठता। तो फिर तुम भी बताओ मैं क्या करूं? बाजे गुज्जर के लहजे में शिकस्त खुर्दगी थी। कुछ अरसा खामोशी से बैठे रहो। शारिक जो कुछ भी करता है करने दो। मैं ये बात पूरे वसूब से कह सकता हूँ कि अगर उसे छेड़ा ना जाए तो वो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो फिर जब मौका मिले वार कर दो, मगर वार ऐसा कारी होना चाहिए कि वो बच न सके। ये तो बाद की बात है, माजे गुज्जर ने कहा। इस अब जो अहम मसला है वो ये है कि 9 लाख का बेनोई नासर अली के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए पागल हो रहा है। उसने जेरे नमीन दुनिया में यह पैगाम फैला दिया है कि जो लोग उसके बेनोई के कत्ल में शरीक थे वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और दायरा शारिक भी उसके साथ है। कल रात वो शोके को भी उठाकर ले गए थे, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। सोतियाल बाकी बहुत गंभीर हो गई है उस्ताद, गुल्लू ने कहा। वैसे मेरा मशवरा मानो तो चंद रोज के लिए कहीं बाहर चले जाओ। मेरा ख्याल है कि चंद रोज में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और उसके बाद तुम शारिक से राजीनामा करने की कोशिश करो। इलाके बांट कर काम कर लो। मैं शारिक से राजीनामा कर लूं? माजे गुज्जर ने उसे पूरा। हाँ माजे उस्ताद, गुल्लू ने कहा। शाना ने ठीक ही कहा है कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। मगरमच्छ? माजे गुज्जर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, शारिक मगरमच्छ बन चुका है, गुल्लू ने कहा। एक ऐसा मगरमच्छ जिसे दुश्मनी बोल देकर जिंदा नहीं रहा जा सकता। तुम्हें तो यह भी मालूम नहीं होगा कि शारिक कहां से कहां पहुंच गया है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कराची क्यों गया था? मैंने तो यही सुना था कि वो समीना के साथ अय्याशी करने गया था, माजे गुज्जर ने जवाब दिया। तुम भी मेरे गुज्जर ही हो, गुल्लू ने हल्का सा कहका लगाया। अय्याशी तो वो यहाँ भी कर सकता था। कराची जाने की वजह कुछ और थी। और क्या वजह हो सकती है? माजे गुज्जर ने उसे घूरा। अगर दिमाग से काम लेते तो शारिक के बारे में हर बात तुम्हारे इल्म में होती, बुल्लू ने कहा। तुम्हारे आदमी भी बस ऐसे ही हैं जो कोई ढंग का मशवरा देने की बजाय तुम्हें शारिक के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर ही उकसाते रहते हैं। वो सिर्फ खाने पीने के लिए तुम्हारे गिर्द जमा है। इसमें शुबा नहीं कि लड़ाई भिड़ाई से नहीं डरते, लेकिन दिमाग उनमें से किसी के पास नहीं। तुम्हें मुश्किलों में फंसाने वाले वही हैं। अगर उनमें से एक दो भी तुम्हें सही मशवरे देने वाले होते तो आज तुम और शारिक आराम से अपने अपने अड्डों पर बैठे कारोबार कर रहे होते। और तुम दोनों की झगड़ों से सबसे ज्यादा पुलिस को ही फायदा पहुंच रहा है। इधर से तुमसे बत्ता वसूल करते हैं, उधर उससे। बात तो तुम ठीक ही कहते हो गुल्लू बादशाह, माजे गुज्जर ने कहा। मालूम होता है कि सारे जमाने की इक्ल तुम्हारी खोपड़ी में आ गई है। अब तुम ही मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। वही जो मैंने पहले कहा था, गुल्लू ने कहा। चंद रोज के लिए बाहर चले जाओ या खामोशी से बैठे रहो। और अगर शारिक ने कुछ किया तो? माजा गुज्जर बोला। तो फिर देखा जाएगा। तुमने बताया नहीं शारिक कराची क्यों गया था? गुज्जर ने पूछा।
तुम्हें बताऊंगा तो तुम चल पड़ोगे, गुल्लू ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, वो हाजी अब्दुल्ला का माल लेकर गया था। सिर्फ कराची नहीं, इससे भी आ गए। हाजी अब्दुल्ला का माल? माजा गुज्जर भौंकी हुई चल पड़ा। तुम्हें कैसे पता चला? हाजी अब्दुल्ला को उससे क्या ताल्लुक हो सकता है? इसीलिए तो कहता हूँ अकल से भी काम लो, बुल्लू ने जवाब दिया। हाजी अब्दुल्ला वो शख्स है जो मुल्क भर में मुनशियात का धंधा करने वालों के बारे में जानता है और वो ये भी जानता है कि कौन कितना धंधा करता है, उसके क्या जराए हैं। उसे एक काबिल एतमाद आदमी की जरूरत थी। उसने शारक का इंतखाब कर लिया और शारक उसके एतमाद पर बिल्कुल पूरा उतरा है। आज सुबह गाजी के एक आदमी ने मुझे ये सब कुछ बताया था, इसलिए तो मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ कि अब शारक से उलझने की कोशिश मत करो। उसकी पुष्टपनाही पर हाजी अब्दुल्ला जैसा आदमी है। ये तो तुमने बड़ी अजीब बात बताई, माजा गुजर बोला। अभी तो और भी बहुत सी बातें सुनोगे, गुल्लू ने कहा। अब ग्वाल मंडी थाने में जाकर फीके को पुरीन से छुड़ाओ और चंद रोज के लिए आराम से बैठे रहो। माजा गुजर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में तशवीश नुमायां थी। जब वो बुल्लू के अड्डे से रुखसत हुआ तो शाम का अंधेरा फैल रहा था। कोरबू उसके साथ था। वहां से वो सीधा ग्वाल मंडी थाने पहुंचा। 1 घंटा उसे थानेदार के इंतजार में बैठना पड़ा। थानेदार बड़ी मुश्किल से फीके को छोड़ने पर आमादा हुआ था, लेकिन उसने ये भी धमकी दी थी कि अगर हॉस्पिटल में अशरफ का इंतकाल हो गया तो वो ना सिर्फ फीके को बल्कि उसे भी कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेगा। थानेदार की खिदमत में नजराना पेश करने के अलावा माजिद गुज्जर ने यह वादा किया था कि वो कम से कम 10,000 रुपए कल शाम से पहले अशरफ की मां को भिजवा देगा। चौके की अच्छी खासी धुनाई की गई थी। माजिद गुज्जर ने फीके को उसके दर पर छोड़ा और जब वो गोगे पहलवान के अखाड़े पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। ओए फज्जे, उसने जेब से 500 का नोट्स निकालकर फज्जिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भूख लग रही है यार, लक्ष्मी चौक से चरगे लेकर आओ, जरा जल्दी आना, ऐसा ना हो कि आधी रात ही कर दो। बस यूं दिया और यूं आया उस्ताद, फज्जे ने कहा और बाहर चला गया। माजा और गोगा पैरमान वगैरह कमरे में बैठे बातें करते रहे। उनके इक्का दुक्का गाहक आ रहे थे जिन्हें वापस लौटाया जा रहा था। 11 बजे के करीब भज्जा चरगे वगैरह ले आया। उन सब ने इकट्ठे ही खाना खाया। खाने के बाद भी वो देर तक बातें करते रहे। तकरीबन 1 बजे के लगभग माजा गुजर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। माजा गुजर बहुत थका हुआ था। वो गहरी नींद सो रहा था कि दफतन उसे यूं लगा जैसे कोई उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ डाओ। वो हड़बड़ाता उठ गया। उसके दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। उस्ताद उठो, जल्दी करो, दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। भज्जे की आवाज उसकी समाज से टकराई। माजा गुजर एक झटके से उठकर बैठ गया। उसकी नींद काफूर हो गई थी, लेकिन दिमाग की सनसनाहट बढ़ गई। उसने पिस्तौल उठाने के लिए तकिया के नीचे हाथ डाला ही था कि धड़ से दरवाजा खुला और जो शख्स दरवाजे में नमूदार हुआ उसे देखकर गुज्जर के सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो शारक था जिसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का रुख माजा गुज्जर के सीने की तरफ था। वो लता सुबह 9 बजे से पहले इकबाल टाउन वाली कोठी पहुंच गया। वो सब लोग अभी तक सो रहे थे। राजू और दामा तो हाल कमरे में कालीन पर आड़े पीछे पड़े थे। शमीना और शारक ऊपर वाले कमरों में थे, लेकिन बहरहाल कुछ देर बाद वो चारों उठ गए। कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी है या नहीं? मैंने तो अभी चाय भी नहीं पी। नौनके किचन का काम करने वाली मुलाजमा शादा को बुला कर कहा, ये लोग तैयार हो जाएं जी, मैं भी नाश्ता बनाती हूँ। शादा ने जवाब दिया, ये लोग तैयार होते रहेंगे, पहले मुझे एक कप चाय तो बना दो, आंतें सुलग रही हैं। नौलखा बोला, अभी नाती हूँ जी। शादा किचन की तरफ चली गई। राजू और गामा अभी तक कालीन पर पड़े ईंट रहे थे। मुनकरे ने जबरदस्ती उठा दिया, जाओ यार, मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, इस तरह दिन चढ़े तक सोना अच्छा नहीं होता। तकरीबन 10 मिनट बाद शादा नौलखे के लिए चाय लेकर आ गई। शमीना और शारक अपने अपने कमरों में चले गए। नौलखा हाल कमरे में ही एक सोफे पर बैठ गया और चाय की चुस्कियां लेने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद वो सब लोग डाइनिंग रूम में बैठे नाश्ता कर रहे थे। तुम्हारे मेहमान का क्या हाल है? शारिक ने नौलखे की तरफ देखते हुए पूछा। उसे अंडरग्राउंड कर दिया है। नौलखे ने डबल रोटी का मत लगाकर एक स्लाइस उठाते हुए जवाब दिया। वाह नौलखे वाह। सबीदा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी। अब तक तुम बहुत अंग्रेजी बोलने लगे हो। तुम दोनों के साथ रहने का यह फायदा हुआ को कुछ बोलने का सलीका तो आ गया। नौलखा कहते हुए बारी बारी शमीना और शारक की तरफ देखने लगा। और भी बहुत कुछ सीखा है और सीख रहा हूँ यार। नौलखे, गामे ने कहा, हमें भी किसी स्कूल में दाखिल करा दो। तुम जैसे बुढ़े तोते हम क्या पढ़ेंगे? नौलखे ने कहा, तुम मुझसे पहले शायर के पास मौजूद हो। अगर चाहते तो बहुत कुछ सीख सकते, लेकिन तुम हो ही जाहिल, कोरे अनपढ़। मुझे अनपढ़ और जाहिल मत कहो नौलखे, गामे ने उसे घूरा। पूरी 6 जमातें पढ़ा हूँ, हिसाब किताब भी कर लेता हूँ और दस्तखत भी कर सकता हूँ। अच्छा ऐसा करो, नौलखे ने गामे और राजू की तरफ देखते हुए था, नाश्ता करके तुम दोनों मदन चले जाओ। 2-3 मजदूरों को वहां से पकड़ देना। आज आते की सफाई करवा डालो। वहां चारों तरफ राग और जला हुआ मलबा बिख रहा होगा। सफाई करवा लो तो 1-2 दिन में अपने पुराने अड्डे पर बैठना शुरू कर दें। क्यों शारक बहू, क्या ख्याल है?
मेरा क्या था, तुम ठीक कहते हो, शारिक ने कहा। हम पतंग वाले अड्डे पर काम शुरू करेंगे तो माजा गुज्जर भी सामने आएगा। उसका पता तो मैंने चला दिया है, शारिक बाबू 9 लखे ने कहा। 1-2 दिन सब्र करो, फिर देखना मैं उसका क्या असर करता हूँ। बुढ़ाने नाश्ता वो माजा गुज्जर के बारे में बातें करते रहे। फिर जब गामा और राजू जाने के लिए तैयार हुए तो शारिक ने एक कागज पर उस कोठी का टेलीफोन नंबर लिखकर गामा के हवाले कर दिया। यह नंबर अपने पास रख लो, कोई बहुत ही खास बात हो तो फोन कर देना। आज डेरे की सफाई कराओ तो कल थोड़ा सा सामान भी वहां पहुंचा देंगे। तुम दोनों अब मुस्तकिल तौर पर वहीं रहोगे। कही गए शारिक बाबू। गामे ने कागज का वो पुर्जा लेकर एहतियात से जेब में रख लिया। उन दोनों के जाने के बाद यह तीनों ऊपर वाले कमरे में आ गए और इस मर्तबा इनकी गुफ्तगू का मौजू हाजी अब्दुल्ला था। मगा नहीं आया शारिक बाबू 9 लखा कह रहा था। हाजी से मामला तय कर लो, इतने खतरनाक काम का मुआवजा तो उसने कुछ भी नहीं दिया। वैसे मेरा एक मशवरा है। ब्रो क्या? शारिक ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाजी ने ये कोट गाड़ी तुम्हें दी है ना? 9 लखा बोला। लेकिन तुम उस वक्त तक इनके मालिक नहीं कहला सकते जब तक ये तुम्हारे नाम ना हो जाए। मेरा मशवरा है कि आज ही हाजी से मिलो और कहो कि ये गाड़ी और कोठी तुम्हारे नाम लगा दे। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझूंगा कि हाजी की नीयत वाकई साफ है। वो ने कहा ठीक कह रहा है। समीना ने कहा हाजी अब्दुल्ला तो वाकई दिखाने वाली बात की है। रहमान ने कहा कि चंद माह में तुम उसकी कोठी के मालिक बन सकते हो। चंद महीने क्यों, तुम आज ही हाजी से बात करो। ठीक है, शारिक ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं आज ही हाजी से मुलाकात की कोशिश करता हूँ। चांदला में खामोशी रही और फिर वो इधर उधर की बातें करने लगे। दामे और राजू को गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। थोड़ी देर बाद शादा कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुई। क्या बात है शादा? शमीदा ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। गामे का टेलीफोन आया जी, शारिक बाऊ के लिए, शादा ने कहा। शारिक ये झटके से उठ गया। यकीनन कोई खास बात होगी जो उसने जाते ही फोन किया है। तुम लोग बैठो, मैं देखता हूँ। शारिक नीचे आ गया। टेलीफोन हाल कमरे में कोने के सोफे के करीब एक साइड टेबल पर था। उसका रिसीवर अलग रखा हुआ था। शारिक ने सोफे पर बैठते हुए रिसीवर उठा लिया। हाँ गामे, क्या बात है, खैरियत? उसने पूछा। खैरियत ही नहीं शारिक बाऊ, रिसीवर पर गामे की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? शारिक ने पूछा। यहाँ आते ही मुझे एक आदमी से पता चला है कि रात 12:30 बजे माजा गुजर और उसके आदमी ने मौलवी अमीद के मुलाजिम लड़के अशरफ को मार मार कर अदमुआ कर दिया है। वो म्यू हॉस्पिटल में है। अशरफ से उनका टाकरा कहाँ हो गया? शारिक ने पूछा। अशरफ होटल बंद कर रहा था। मौलवी अमीद उस वक्त घर जा चुका था। माजा गुजर और उसके आदमी वहां पहुंच गए। उन्होंने अशरफ को मार मार कर अदमुआ कर दिया और सड़क पर फेंक कर चले गए। उनके जाने के बाद लोगों ने पुलिस को इतला दी और अशरफ को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। सुना है उसे फीके ने मारा है। फीका वही तो नहीं जिसका ब्यू हॉस्पिटल के सामने पान का खोखा है? शारिक ने पूछा। हाँ वही है फीका, गामे ने जवाब दिया। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं इस मामले को देखता हूँ। शारिक ने कहते हुए टेलीफोन बंद कर दिया और ऊपर आ गया। क्या हुआ शारिक बाबू, खैर तो है? उसने जाते ही टेलीफोन क्यों कड़कड़ा दिया? नौनक ने उसके कमरे में दाखिल होते पूछा। भाजे गुजर ने मौलवी अमीर के होटल के मुलाजिम लड़के अशरफ को मार मार कर अदमुआ कर दिया है। वो हॉस्पिटल में है। शारिक ने कहा। ओह, ये कब की बात है? नौनक का चौंक गया। रात 12:30 बजे, शारिक ने कहा और फिर उसे तफसील बताने लगा। आगे मैं वो कह रहा था, मैं मौलवी अमीर की तरफ जा रहा हूँ, वहां से अशरफ को देखने ब्यू हॉस्पिटल जाऊंगा। चलो मैं भी चलता हूँ। नौना कभी उठ खड़ा हुआ। गुस्से और जज्बात की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। माजा गुजर तो वाकई बेगैरत निकला। उस मासूम लड़के ने उसका क्या बिगाड़ा था? मेरी एक बात मान लो शारिक बाबू, अब वक्त आ गया है माजा गुजर का हिसाब बराबर कर दिया जाए। ये कुछ ज्यादा ही फैलता जा रहा है, कुछ करना ही पड़ेगा, शारिक ने कहा। फिर समीना की तरफ देखते हुए बोला। ये हो सकता है मैं शाम तक वापस ना आऊं, तुम घर पर ही रहोगी। जाहिर है मुझे और कहाँ जाना है, समीना ने जवाब दिया। चलो नौनके। शारिक दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। कुछ ही देर बाद सफेद टोयोटा तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। शारिक के दिमाग में आंधी हंसी चल रही थी। उसने आज घर जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अभी एक नया मसला पैदा हो गया था और उसका ख्याल था कि वो आज फिर घर में ही जा सकेगा। ग्वाल मंडी के चौक पर उसने मौलवी अमीद के होटल के सामने गाड़ी रोक ली। इस वक्त दुकान में या उसके सामने फुटपाथ पर बेंचों पर ज्यादा ग्राहक नहीं थे। दिन के वक्त ज्यादातर बाहर दुकानों पर चाय पी जाती थी। अलबत्ता शाम को होटल के सामने रौनक होती थी। मौलवी अमीद दुकान पर ही था और वो कपों में चाय अंडेल रहा था। सामने गाड़ी रुकने की आवाज सुनकर उसने उस तरफ देखा। गर्दन हिलाकर शारिक को इशारा किया। कपों में चाय अंडेल कर उसने लड़के को काउंटर पर खड़ा किया और दुकान से निकलकर कार के करीब आ गया। क्या थी साहब मौलवी? अशरफ कैसा है अब? शारिक ने पूछा। अशरफ की हालत ज्यादा बेहतर नहीं, जालिमों ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा है। एक कान का पर्दा फट गया है, नाक की हड्डी टूट गई है और अंदरूनी चोटें बहुत आई हैं। बच तो गया है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि इसे ठीक होने में कई दिन लगेंगे, मौलवी अमीर ने कहा। बाजे के साथ और कौन कौन था? शारिक ने पूछा।
मुझे रात 1:30 बजे बाऊ अब्दुल करीम ने घर आकर बताया था। वो साथ वाली गली में रहता है। मौलवी हमीद ने कहा। उसने बताया कि वो शोर और चीखों की आवाज सुनकर दर से बाहर आया था। उस वक्त मादा गुजर कार के पास खड़ा था और फीका लातों और गूंसों से अशरफ को मार रहा था। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।